Hello everyone, I am Vishal Pandey and I welcome you all in my online class. I hope you all are well. So as you all know that we have started a journey of French Revolution. We are completing this revolution through many lectures. I have already uploaded 2 earlier and this is the third part. So we are discussing about how the French society was during the late 18th century and what were the societies divided in forms and all. We are discussing it. So in proportion to add something more in our lecture, let us begin with some new concept of French Revolution. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले 2 वीडियोस में सोसाइटीज़ को समझ लिया है. फ्रेंच सोसाइटी जो कि रेवोल्यूशन लेट 18th सेंचुरी में हुआ करती थी, वो 3 सोसाइटीज़ थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट जो होता था वो पीजेंट्स का होता था, पीजेंट्री का होता था. In my earlier videos, I have promised you that I am going to tell you that why when Louis XVI ascended to the throne of France, why he got an empty treasury. राजकोष खाली क्यों था, यानी जब उन्होंने राजपाट संभाला लुईस 16 ने, तो उनके जो ट्रेजरी मीन्स होता है कि खजाना जो था उनका पूरा खाली था. ऐसा क्यों था उसको हम समझते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक विच इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव. तो लेट्स बिगिन विथ व्हाई the treasury was empty when Louis XVI became the king of France. कुछ चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि रीजंस क्या थे. What were the reasons of empty treasury? You can note it down while. Okay children, so we will now understand what were the reasons for the empty of the treasury. Why the treasury was empty? क्या reasons थे कि राजा को एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक खाली राजकोष मिला, एक ऐसा राजकोष मिला जिसमें बिल्कुल भी धन वेल्थ नहीं था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट रीज़न इज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. फ्रांस वॉज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉम बिफोर मैनी ईयर्स. फ्रांस वॉज फाइटिंग, दे वर टेकिंग प्लेस इन द बैटल्स एंड ऑल. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि फ्रांस जो है कई सालों से लड़ाई लड़ रहा था. सेकेंड रीज़न इज़ द लेविशनेस ऑफ द किंग एंड क्वीन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई फर्स्ट वीडियो दैट द किंग लुईस 16 had married Austrian princess named Maria Antoinette and she was very extravagant. She was extravagant, वो बहुत खर्चीली थी और राजा को खुद भी अपने पैलेस को मेंटेन रखना पड़ता था जो कि वर्साइल्स में था. तो इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे जो कि उनके पास नहीं थे. फिर भी डे टू डे लाइफ को अच्छा से चलाने के लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ता था. ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से राजकोष खाली होने लगा. Third reason was American War of Independence. Now this is very important students, as you know that America became free in the year 1775 और America was colonized by British. Britain colonized America and you should know this that England and France were enemy. England and France were enemy and England colonized America. अब समझिए, इंग्लैंड और फ्रांस दुश्मन हैं और इंग्लैंड का राज अमेरिका पे है. तो अमेरिका को आज़ाद होना है तो अमेरिका किससे हेल्प लेगा? फ्रांस से लेगा. बहुत ही ईजी, इसको समझिए. यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट आपने ग्रैस्प किया, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था. इफ़ यू रिमेंबर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में. उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसने गिफ्ट किया था अमेरिका को? फ्रांस ने गिफ्ट किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका. तो फ्रांस और अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हुआ करते थे. तो दुश्मन का जो दुश्मन है वो क्या हो गया? दोस्त.
इसलिए अमेरिका को फ्रांस ने हेल्प किया। अब अमेरिका को फ्रांस ने जब हेल्प किया तो फ्रांस ने पावर भी दिया अमेरिका को और पैसे भी दिए अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं इसलिए राजकोष और खाली हुआ। फोर्थ पॉइंट इज़ रेगुलर एक्सपेंसेस। अब देखिए किसी भी देश में रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे आर्मी को देखना, कोर्ट रूम्स को चलाना, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, इनके भी पेमेंट करने होते हैं। बिकॉज आर्मी में ऐसा नहीं है कि देशभक्ति नहीं है, लोगों के अंदर है, बट स्टिल कोई काम कर रहा है तो उसको पेमेंट देना पड़ता है, क्योंकि उसका भी फैमिली है, उसके भी परिवार है। सो दिस वॉज ऑल्सो अ बर्डन ऑन द हेड ऑफ द किंग इटसेल्फ। एंड द लास्ट पॉइंट विच वी कैन अंडरस्टैंड, द टैक्स वॉज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट। मैंने आपको बताया था सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। फर्स्ट वन वॉज क्लर्जी, सेकेंड वन वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वॉज पीजेंट्री। तो थर्ड स्टेट जो था वही, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था, दे वर पुअर बट दे वर बाउंड टू पे द टैक्सेस। 2 types of taxes, the tithes and tail. So this was the reason why the treasury was empty. I hope you all understood this. Now let us understand that what is a growing middle class, envisages and end to privileges. देखिए बहुत ही important topic है ये, समझेंगे इसको। When we say envisages, envisages मीन्स होता है to think upon, विचार करना, और privileges मीन्स होता है ऑर्थोडॉक्सी, जिसे हम कहते हैं ना कि परंपराओं से कुछ आपको मिल जाए, आपके फादर का था फिर आपको मिल जाए, दिस इज़ कॉल्ड प्रिविलेज, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस हेडिंग, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, इन्विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, इसका मतलब ये है कि एक जो 3 सोसाइटीज़, जो 3 कैटेगरी आपने पढ़ी, फर्स्ट वन वॉज क्लर्जी, सेकेंड वन वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वन वॉज पीजेंट्री। इसके अलावा एक मिडिल क्लास भी इमर्ज्ड हुआ फ्रांस के अंदर, एक मिडिल क्लास निकल कर आया, और वो मिडिल क्लास ही था जिसने फ्रांस को एक नया दिशा दिया। फ्रांस, दैट मिडिल क्लास took as an advantage and they showed a way to the people of France so that they can go and catch the democracy and freedom and all. So growing middle class, इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये मिडिल क्लास एग्जैक्टली था क्या, उसके बाद समझेंगे कि ये मिडिल क्लास एक्चुअली किससे इन्फ्लुएंस्ड था, ये प्रभावित किससे था मिडिल क्लास, कि द मिडिल क्लास वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और सम ग्रुप्स एंड दे वर द फिलोसफर्स ऑफ फ्रांस इटसेल्फ। तो समझेंगे कि कैसे ये हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्ड सेक्शन था वो प्रॉस्परस बना। प्रॉस्परस मीन्स दे डे बाय डे देयर लाइफ वॉज चेंजिंग पॉजिटिवली, डे बाय डे their life was changing positively. Why? आपको याद होगा कि थर्ड क्लास में पीजेंट्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो थर्ड क्लास में जो प्रॉस्परस हुए, धीरे धीरे जिनकी लाइफ अच्छी होने लगी, वो कौन कौन लोग थे? द फर्स्ट वन वॉज मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड ट्रेडर्स। इन लोगों की लाइफ अच्छी होने लगी। क्यों अच्छी होने लगी, कैसे अच्छी होने लगी? हाउ देयर लाइफ वॉज चेंजिंग पॉजिटिवली, बिकॉज दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। क्यों उनकी लाइफ चेंज होने लगी? क्योंकि उन लोगों ने किस पे बिलीव किया, किस पे फेथ रखा? उन्होंने एजुकेशन पे, वो पढ़ाई लिखाई करने लगे। कौन? मिडिल क्लास के लोग। वो लोग पढ़ने लिखने लगे, और ये मिडिल क्लास के लोग आए कहाँ से थे? थर्ड स्टेट से आए थे। कहाँ से आए थे? थर्ड स्टेट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड कीप इन योर माइंड, that the people, those who are growing day by day, they were from the third state. This you have to keep in your mind. Examination में examiner can ask straight away the questions based upon these categories, so you have to mention it very clearly that the persons, those who were immersed in middle class society in France in the late 18th century, they were from the middle class society itself.
तो मर्चेंट्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स कैसे ये बने? बिकॉज उन्होंने एजुकेशन को आगे लेके आए, वो एजुकेशन पे उन्होंने विश्वास किया और साथ ही साथ न्यू आइडियाज़ पे उन्होंने विश्वास किया। अब देखिए कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती, बिकॉज किसी को भी थॉट सडनली नहीं आता। ये लोग किससे प्रेरित थे? ये मर्चेंट, ये लॉयर्स, ये ट्रेडर्स, ये लोग किससे इन्फ्लुएंस थे? कोई ना कोई तो होगा। यस, दे वर द फिलोसफर्स ऑफ फ्रांस और एनी कंट्री। फिलोसफर्स थे, क्योंकि फिलोसफर्स क्या करते थे? न्यू आइडियाज़ को अलग अलग डायमेंशंस पे न्यू आइडियाज़ को वो बताते थे, जिससे कि लोग प्रेरणा लेते थे। सो दे बिलीव्ड, ये जो मिडिल क्लास था ये क्या बिलीव करता था? दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि इन लोगों का ऐसा मानना था। हमारा हेडिंग क्या था? अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस टू एंड टू प्रिविलेजेस, टू एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो इन लोगों का मानना क्या था कि जन्म से कोई राजा नहीं हो सकता, जन्म से कोई फकीर नहीं हो सकता। वो क्या, किस चीज़ पे विश्वास करते थे? वर्क पे, क्वालिटी पे विश्वास करने लगे। जन्म से किसी को ना तो अमीर ना तो गरीब वो मानने लगे। सेकंड, वो चाहते थे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो जाए, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे थे तो एक अवेयरनेस इन लोगों के अंदर थी। सो दे वांटेड दैट देयर शुड बी टोटल इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड वाज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसोफर, एज आई कीप सेइंग दैट कि फिलोसफर्स का इनके ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। कौन कौन से वो फिलोसफर्स थे? एंड व्हाट इम्प्रेशन दैट philosophers made upon merchants, lawyers, traders, as well as the middle class society of France. Who were the philosophers, children? अगर philosophers की बात करें तो पहले थे जॉन लॉक, सेकंड थे जीन जैक रूशो और थर्ड थे मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों फिलोसफर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इन तीनों से। इन तीनों ने अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफर्स? फिलोसफर्स आर दोज पर्सन्स जो कि एक नया आइडिया देश को देते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देश को देते हैं। दे ब्रिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी, दे ब्रिंग द आइडिया ऑफ, दे ब्रिंग द मिसलेनियस आइडियाज़ जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये कुछ लीक से हटकर सोचते हैं। फिलोसफर्स जो हैं वो लीक से हटकर सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है एक न्यू आइडिया इमर्ज्ड होते हैं और इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। तीनों ने कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तीनों ने कुछ ना कुछ अपने गवर्नमेंट को चलाने के कुछ अपने जो प्रपोजल्स दिए हैं, वो प्रपोजल्स क्या हैं उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द आइडियाज़ एंड द व्यूज़ ऑफ द फिलोसफर्स in France in the late 18th century. Okay, till then take care, bye bye, and make the notes out of this explanation, this whole scenario, this whole video. You have to make notes by yourself. Okay, till then bye bye.